हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज दिवाली है। दिवाली के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। और आज मैं आपके साथ में 10 रूल्स शेयर करना चाहता हूं इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, जो लाइफ टाइम के लिए आप फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ फॉर श्योर है कि अगर आपने ये 10 रूल्स लाइफ टाइम फॉलो कर लिए तो जब तक आप फॉलो करते रहोगे आप स्टॉक ट्रेडिंग में कभी नुकसान नहीं उठाओगे एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छी इनकम लेकर चलोगे। वो बहुत अच्छी इनकम कितनी है? मेरा मानना ये है कि 26% की CAGR, जिससे 3 साल में पैसा डबल होता है और 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना हो जाता है, आप उस CAGR को निकाल पाओगे। यानी कि एक मॉडरेट लाइफ से एक रिच लाइफ की तरफ आप ले जा पाओगे अपने आप को, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। वो 10 रूल्स कौन से हैं? सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग को एक बिजनेस लेकर चलो। ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर जिस प्रोफेशन में आप रेगुलर सैलरी ले सको। रेगुलर सैलरी वो ये सैलरी नहीं है, ये एक्चुअल में बिजनेस है। तो बिजनेस का रूल यही होता है कि कभी तेजी आएगी, कभी मंदी आएगी। यानी कि बिजनेस में कभी प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, कभी प्रॉफिट कम होंगे। कभी मंथ में 2 डील्स हो जाएंगी, कभी 6 मंथ्स में एक भी डील नहीं होगी। सो इट हैपन्स, दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट ए सैलरी। यहाँ पर मंथली फिक्स इनकम का आप मत लेकर चलो। तो काफ़ी लोग क्योंकि इस बारे में बात करते हैं कि भाई इंट्राडे का कुछ ऐसा बताओ, एफ का कुछ ऐसा बताओ, एवरी मंथ हमारा इतना पैसा आ जाए। आप ऑन ऑन एन एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पूरे साल में मैंने इतना बनाया। तो उसको आप 12 से डिवाइड कर लो, उसको आप 365 से डिवाइड कर लो, आप उसको वीक से डिवाइड कर लो। आप वो अपनी एवरेज कुछ भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि मंथ में मुझे इतने मिल ही जाने चाहिए, देन दिस इज नॉट द राइट प्रोफेशन फॉर यू। क्योंकि ये बिजनेस है, ये सैलरी नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझ कर चलो। सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करो जो पैसा आप 3 इयर्स तक के लिए इन्वेस्ट करके रख सको। जिस पैसे की ज़रूरत आपको 3 इयर्स से पहले है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट के इस बिजनेस में मत लेकर आओ। क्योंकि ये बिजनेस है, ये सैलरी नहीं है। यहाँ पर प्रीफिक्स कुछ नहीं है, प्री शेड्यूल्ड कुछ नहीं है, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। ओवरऑल मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी एंड ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव करेगी, ये भी फर्दर डिपेंड करेगा कि ग्लोबल सिनेरियो क्या होगा, इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी आएगी, इनोवेशन क्या होंगे, कौन सा स्टेट किस तरीके से अच्छा काम कर रहा होगा। तो मल्टी फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को ओवरऑल यहाँ पर अफेक्ट करेंगे, इम्पेक्ट करेंगे। और यहाँ हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आज हमने पैसे लगाए, जो पैसा 6 मंथ्स में आपको चाहिए हो वापस से, उसको अभी लगा लो, 6 महीने में पैसे कमा कर निकल जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मार्केट में सिर्फ वही पैसा लगाना चाहिए जो नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो नेक्स्ट 3 इयर्स तक आपको नहीं चाहिए हो, जिस पैसे को आप 3 इयर्स तक लगा कर रख सको। पॉइंट नंबर 3, हमें यहाँ पर उधारी का पैसा यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी बिजनेस मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है जहाँ पर बोरोइंग मनी को यूज़ किया जाए। बोरोइंग मनी यूज़ करना बेसिकली एक बहुत बड़ा रिस्क लेने के जैसे है। अगर हम किंगफिशर के ओनर की भी बात करें, अनिल अंबानी की भी बात करें, या फिर इस तरह की जितनी भी कंपनीज जो बर्बाद हुई हैं, और यहाँ पर उनके रीजंस इंडिविजुअल भी रह सकते हैं कि वो इंडिविजुअली अच्छे इंसान नहीं हो। लेकिन कंपनीज के बर्बाद होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो हाई डेट होता है। और उसी रीजन से आज की डेट में वोडाफोन जैसी कंपनीज भी बेकार है। स्पाइस जेट का मैंने यस्टरडे की वीडियो में एग्जाम्पल लिया था, वो भी इसीलिए डाउन थी। एंड आप खुद से भी जानते हो इस बात को, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि लोन पर लिया हुआ बिजनेस एक बहुत बड़े रिस्क के साथ चलता है और वो रिस्क अपने कंट्रोल में नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में उधारी का पैसा यूज मत करो। जितना पैसा यूज करना है सिर्फ और सिर्फ अपना करो, और अपना भी वो यूज करना है जिसको 3 इयर्स तक आपको निकालने की जरूरत ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4, जब आप अपना एक अमाउंट फिक्स कर लो कि इतने पैसे से मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और वो 3 इयर्स तक नहीं चाहिए, उसके बाद में जो भी आइटम आप परचेज करो, जो भी स्टॉक्स आप परचेज करो, वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद परचेज करो या किसी की कंसल्टेशन से परचेज करो, जो प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही आपको कंसल्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कलीग ने बताया यार ये स्टॉक लिया है मैंने, तू भी ले ले। उस स्टॉक उस कलीग से पूछा जाए कि क्यों लिया है, कि यार अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसे लग रहा है? टेल मी द रीजंस, बिजनेस रीजन बताओ, फाइनेंशियल रीजन बताओ, टेक्निकल रीजन बताओ, इकोनॉमिक के हिसाब से रीजंस बताओ, स्केलेबिलिटी के हिसाब से रीजन बताओ। कि यार इतना नहीं पता, ये अच्छा है, बस मुझे पता है, किसी ने बताया है, किसने बताया ये भी नहीं पता किसने बताया। तो ऐसे नहीं करना है।
आप अपने इस पैसे को बिजनेस में एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही आइटम्स परचेज करोगे, जिस तरीके से एक शॉपकीपर करता है। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे ने शॉप ओपन की वो कुछ भी जाकर परचेज करके दुकान पर सामान रख ले, ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही यहाँ पर परचेज किया जाता है, ड्यू डिलीजेंस के बाद किया जाता है, सोच समझ कर किया जाता है कि कहाँ से परचेज करूंगा, कितने का परचेज करूंगा और उसके बाद में कितने का बेच पाऊंगा। ये सारी चीजें बिजनेस का पार्ट हैं। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है कि कुछ भी आपने परचेज करना है वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद परचेज करना है। आपको खुद से आता है खुद से करो, अदरवाइज जिन पे आप विश्वास करते हो उनसे कंसल्ट करके करो। जैसे डॉक्टर्स के केस में होता है, अगर आपको खुद से पता है कि कौन सी दवाई इफेक्टिव है तो आप खुद से दवाई लो, और अगर आपको नहीं पता है तो जो अच्छे डॉक्टर आपको समझ में आते हैं उनके पास जाओ, उनकी कंसल्टेशन से करो। यहाँ पर सेम ही तरीका बिजनेस में है। बिजनेस में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद, एनालिसिस के बाद आप आइटम्स परचेज करोगे। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर एनालिसिस के बाद भी आप किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसे नहीं लगाओगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में पैसे लगाना। अगर मैं एक सच बात बताऊं, लास्ट 4 इयर्स में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, और अगर कभी किसी ने शिकायत भी की है ना कि विवेक भाई आपने इस स्टॉक में पैसे लगाकर हमें बर्बाद करा दिया, तो बर्बाद होने का रीजन कभी भी वो स्टॉक नहीं रहा। बर्बाद होने का रीजन सिर्फ एक ही रहा है कि आपने एक ही स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा लगाया है। और उन जिन लोगों ने बर्बाद वाले वर्ड लिखे हैं ना, उनमें 5% भी नहीं लगाया उन्होंने 50%, 60%, 100% एक में, 30-40% एक में, इस तरीके से पैसा लगाया है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप एक ही स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसे लगाओ। दिस इज ए बिग नो। हमें 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। ये रूल नंबर 5 था हमारा। रूल नंबर 6, हमें पहले से इस बात का पता होना चाहिए कि हमें जो जो आइटम हमने परचेज किया है उसको हम किस प्राइस पर सेल करेंगे। ये पहले से आपको प्री डिफाइन करना है, आपको प्री फिक्स करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माल तो परचेज करके ले आए और अब हम वेट कर रहे हैं कि कब कौन कितने का आएगा, बहुत बढ़े हुए दाम बताए, उसके बाद में उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं, नीचे आ रहा है प्राइस। वो सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है। दुकानदारी का ये रूल नहीं है। दुकानदारी का सिंपल सा रूल है, अगर हमने कोई आइटम 500 का परचेज किया है और हमने ये डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर 10% कमाएंगे, तो 550 दाम बताया जाए और 550 पर ही उसको सेल किया जाए। अगर आपको लगता है कि आइटम में आप 20% कमा सकते हो आराम से, क्योंकि आपने बाइंग करते हुए इसको काफ़ी अच्छे बार्गेन पर लिया, तो 500 प्लस 20% यानी कि 100 रुपीज का प्रॉफिट, और 600 पे आप उसको सेल कर दो। ये पहले से डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में अपने प्राइसेस का पता नहीं है, कुछ भी प्राइस बता रहे हैं। नो, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच इन बिजनेस। तो ये हमारा रूल नंबर 6 है कि आपको पहले से पता हो आइटम कितने का सेल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पॉइंट नंबर 7 है कि अगर किसी रीजन से मार्केट में मंदी आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी रीजन से मार्केट में मंदी आ जाए, मान लो हम अगर फिजिकल शॉप्स की भी बात करने लगे, जो नॉर्मल रूटीन बिजनेसेस हैं, जैसे गारमेंट शॉप्स हैं, फार्मेसी है, या फिर और दुनिया भर की शॉप्स हैं, अगर वहां पर किसी रीजन से राइट्स हो जाए और दुकान बंद हो जाए 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, या फ्लड आ जाए जिसकी वजह से दुकान बंद हो जाए 15-20 दिन के लिए, तो जिस तरीके से वो शॉपकीपर अपने माल को सस्ते भाव पर नहीं बेचते, नुकसान पर नहीं बेचते, उसको होल्ड करके रखते हैं, इसी तरीके से हमने अपने आइटम्स को यहाँ पर होल्ड करके रखने की जरूरत है। इट्स ए बिग मिस्टेक कि अगर किसी रीजन से मार्केट में मंदी हो तो आप अपने सामान को मीन्स नुकसान पर बेच डालो। इट्स नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल। ये कभी भी अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 8, अगर सपोज आपने किसी को सामान बेचा, सामान बेचने के बाद में आपको दूसरा कोई कस्टमर आया और कस्टमर आकर ये कहता है कि आपने सपोज 500 वाला ही हम एग्जांपल लेते हैं कि 500 का आपने सामान परचेज किया, 20% आपने मार्कअप लगाया उसके ऊपर प्रॉफिट के लिए, और 600 में आपने बेच दिया और आपकी क्वांटिटी खत्म हो गई। उसके बाद में एक और कस्टमर आपके पास आया और आपसे कहने लगे भैया ये आइटम है क्या आपके पास? आप कहो कि मेरे पास तो ये आइटम नहीं है, मैंने अभी भी बेच दिया, अभी कस्टमर को बेचा है। कि कितने का बेचा? कि 600 का। कि यार आपने गलत बेच दिया, मैं आपसे 700 का ले लेता। तो उस टाइम पर कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये एक जनरल सी टेंडेंसी है कि जब हम अपना कोई भी स्टॉक प्रॉफिट में बेचते हैं प्री डिसाइडेड रेट्स के बेस पर, और उसके बाद में बाजार में उसके भाव और ज्यादा बढ़ जाएं, तो हमें अफसोस होता है। वो अफसोस एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान नहीं है।
एक्चुअल में आपने अपने रूल्स के हिसाब से जितना प्रॉफिट लेकर आपने कोई भी सामान बेचना था, आपने उस हिसाब से बेचा। अब उसके बाद में बाजार में भाव और ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी अप्रोच ठीक थी, आपने सही आइटम परचेज़ किया था, आपने सही प्राइस पर परचेज़ किया था और आप करेक्ट थे कि इसके भाव बढ़ेंगे और बढ़े और बढ़ के आपने बेचे भी और उसके बाद और बढ़े, तो इट्स ओके, ये अच्छी बात है। आपको उसमें भी खुश होना चाहिए कि जिसको आपने बेचा, उसने भी कमाया, उसने नुकसान नहीं खाया, उसने भी कमाया। तो ये आपको अंदर से खुशी फ़ील होनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अदरवाइज़ हम हमेशा एक गिल्ट फ़ील में रहेंगे, नहीं बिका तो इस गिल्ट फ़ील में कि हम हमारा सामान रखा हुआ है और अगर बिक गया, बिकने के बाद में बढ़ गया प्राइस, तो इस गिल्ट फ़ील में यार हमने सस्ता बेच दिया। नो, इसको एक डिसिप्लिन के साथ लेकर चलो, जितना डिसाइड किया उतने पर बेचो, उसके बाद में उस स्टॉक का क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, उसके बाद में उसके बारे में नहीं सोचना है। पॉइंट नंबर 9, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज़ आपकी शॉप गारमेंट्स की है और एक दूसरी फार्मेसी शॉप है और मीन्स सोसाइटी में अगर फ्लू ज़्यादा फैल गया, कोई वायरस फैल गया जिसकी वजह से फार्मेसी शॉप ज़्यादा चल रही है और ज़्यादा चलते हुए आप देख रहे हो कि यार मेरा माल नहीं बिक रहा है, उसका माल बिक रहा है, तो इसमें बेकार फील करने की ज़रूरत नहीं है। सबका सीज़न आता है, सबका वक्त आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए उस टाइम पर कि आप अपनी गारमेंट्स की शॉप को बंद कर दो और फार्मेसी शॉप खोल दो। और जब फार्मेसी शॉप खोल लो उसके बाद में क्या होगा कि फ्लू ठीक हो गया और फ्लू ठीक होने के बाद में वायरस खत्म हो गया, उसके बाद में दिवाली का सीज़न आया और गारमेंट्स की शॉप चल पड़ी। आप फिर से मुँह उठाकर देख रहे हो कि यार मैंने तो अपनी दुकान गलत ही बंद कर दी, मैं तो सही आइटम्स लेकर बैठा था अपनी दुकान पर। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का साइकिल है। अगर बाज़ार में 100 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शॉप्स हैं, कभी किसी का सीज़न आता है, कभी किसी का सीज़न आता है, कभी किसी का सीज़न आता है। दूसरे की दुकान को देखकर, चलते हुए देखकर जलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने आइटम्स के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है कि आपने जो आइटम परचेज़ किया है, क्या वो सही है? क्या उसकी डिमांड हमेशा रहेगी? क्या आपने सही भाव पर परचेज़ करके लाए थे? और आपने जो उसके ऊपर मार्कअप लगाया है, क्या वो जायज़ मार्कअप है? क्या वो जायज़ प्रॉफ़िट है जो आप 20%, 15%, 30% का जो मार्कअप लगाना चाहते हो? तो जब आप इन सब चीज़ों को करोगे तो दूसरे की दुकान को देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अपने आइटम पर ध्यान रखो, अपने आइटम को यहाँ पर स्टडी करते रहो और रोटेट करते रहो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 10, यहाँ से इस बिज़नेस से जो प्रॉफ़िट आए, उस प्रॉफ़िट को मार्केट में ही दोबारा लगाओ, उससे गाड़ियाँ परचेज़ मत करो। अनटिल एंड अनलेस कि आपके 1 महीने के प्रॉफ़िट से एक कार आ जाए कि ठीक है यार, 1 महीने के प्रॉफ़िट से कार आ गई, ठीक है, काम चलता है, इट्स ओके। कार भी ज़रूरी है, बदलना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी भी जीनी ज़रूरी है। ये ज़िंदगी जो जीना ज़रूरी है, एक्चुअल में हर कोई ज़िंदगी जी रहा है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करके। उसके ऊपर जो कम्फ़र्ट आता है ना, उस कम्फ़र्ट को ज़िंदगी जीना कहते हैं और वो कम्फ़र्ट भी ज़रूरी है, लेकिन कब? जब हमारे पॉकेट में अच्छे खासे पैसे हों। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हों, तो उसमें सबसे पहले अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाता है और बिज़नेस को बढ़ाकर अपनी इनकम को बढ़ाया जाता है कि इनकम के एक छोटे से पार्ट से हम अपनी लाइफ़ में कम्फ़र्ट वाले आइटम्स परचेज़ कर सकें और जब इतना ज़्यादा पैसा हो जाए, उसके बाद में लग्ज़री की तरफ सोचा जाता है। तो यहाँ पर अपनी दुकान को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैक्सिमम हम आपको जितना भी आपने प्रॉफ़िट कमाया, उसको वापस से इसी बिज़नेस में लगाना चाहिए, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आपका 20% गेन आए और पहले साल जब आप सिर्फ़ 10 आइटम्स लेकर आए थे, अब प्रॉफ़िट के बाद आप 12 आइटम्स उसके परचेज़ कर सको, यानी कि क्वांटिटी आप बढ़ा सको। पहले एक स्टॉक में आप 1 लाख रुपीज़ लगाते थे, अभी प्रॉफ़िट के बाद आप 1,30,000 लगा सको। पहले आपने 5 लाख के ऊपर 30% कमाया था, तो आपने सपोज़ पूरी कैपिटल की मैं बात करूँ या 10 लाख की पूरी कैपिटल है, पहले आपने 30% कमाया था तो 3 लाख का प्रॉफ़िट हुआ था। अभी 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख आपकी कैपिटल हो गई है। अब इसके ऊपर 30% कमाओगे तो आप 3,90,000 ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़ कमाओगे। ये बढ़ते रहना चाहिए, ये रिपीट करते रहना चाहिए और एक बार आपको ये दुकान समझ में आ जाए, आपको ये आइटम समझ में आ जाए, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी दुकान किसी की अच्छी चल रही हो, तो वो अपनी दुकान को बंद करके किसी दूसरा आइटम परचेज़ या सेल करना शुरू नहीं करता। वो अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे चल रहा होता है, उसको पता है कौन-सा आइटम परचेज़ करना है, किस भाव पे परचेज़ करना है। मार्केट में साइकिल घूमेगी और वो 20-30% के मार्कअप पे अपना माल बेच पाएगा। एक बार आपका ये साइकिल बन जाए, उसके बाद में कभी चेंज मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर और उनमें से मीन्स मैं अगर आज तक बात करूँ तो ऑलमोस्ट लाखों ही मैसेज होंगे जिनका कहना है विवेक भाई V40 में नॉक्सविल और मूविंग एवरेज के बेस पर लगातार पैसे बन रहे हैं, कुछ और करने की ज़रूरत है क्या? मैं कहता हूँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो चीज़ समझ में आ जाए, उसको लाइफ टाइम चलाते रहो, जब तक वो चलनी बंद ना हो जाए।
और चलना बंद ना हो जाए, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो टेम्परेरी चलना बंद हो गई है किसी रीजन से, क्योंकि पूरी मार्केट बेकार है, या परमानेंटली उस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी पे काम करना आप बेकार हो गया है, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई है, तकनीक बदल गई है, या मार्केट में उस तरह के स्टॉक्स ही नहीं रहे, या इकोनॉमी वैसी नहीं रही, तब की बात अलग है। अदरवाइज हमें दसियों साल तक एक ही अप्रोच को लेकर लगातार चलाते रहने की जरूरत है। बस यही तरीका है। इन 10 पॉइंट्स को आप वापस से वीडियो देखो, उनको नोट डाउन करो, पॉज़ करके नोट डाउन करो, और एक-एक पर अपने आप से पूछो कि कौन-सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप अपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर एक भी पॉइंट इसमें से छूट गया, तो आप समझ के चलो कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। यहाँ पर ये एक कॉमन मिस्टेक है फॉलोअर्स की, सब्सक्राइबर्स की, अपनी फैमिली की, एसोसिएट्स की, जितने भी लोग हैं जो सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 10 पॉइंट्स में से 5 मान लिए, 5 छोड़ दिए, 6 मान लिए, 4 छोड़ दिए, 9 मान लिए, 1 छोड़ दिया। वो जो 1 भी छोड़ा है ना, वो बाकी 9 को बेकार करने में किसी भी टाइम पर सक्षम है, अपने आप में कैपेबल है। ये 10 के 10 होने चाहिए, तभी बात बनेगी। ये ऐसी ही चीज़ है, मीन्स इसमें अगर एक पॉइंट भी आपने मिस किया, तो सब गड़बड़ है। 10 के 10 पॉइंट एज़ इट इज़ लेकर चलो, और आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हो, और उनसे आशीर्वाद भी टाइम टू टाइम माँगते रहो। और वो टाइम टू टाइम कब होता है? एवरी डे होता है वो टाइम टू टाइम। ये नहीं कि 15 दिन के बाद एक बार ईश्वर को याद कर लिया, थोड़ा-सा माँग लिया, सर झुका लिया, और उसके बाद में 15 दिन तक याद ही नहीं किया। इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। एवरी डे, सुबह-शाम ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की आराधना करके उनसे आशीर्वाद माँगो, हे ईश्वर मुझे आशीर्वाद दो, मेरे और मेरे परिवार के तन मन धन की रक्षा करो। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका पूरा लाइफ आ जाता है। आपके सारे अपने जानने वाले लोग, अपने लोग, और तन मन धन में जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी लोक पर हैं, वो सारी कवर हो जाती हैं। उन सबकी प्रोटेक्शन आप माँग सकते हो ईश्वर से। हे ईश्वर मेरे और मेरे परिवार के तन मन धन की रक्षा करो। आराधना करो, उसके बाद में ये आशीर्वाद माँगो। मीन्स यही एक सुरक्षा कवच है जो आपको लाइफ में हमेशा सेफ रखेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप सब बस उसको पूरे तरीके से फ़ॉलो करना, आधा-अधूरा फ़ॉलो नहीं करना। आधा-अधूरा फ़ॉलो करना अपने आप में गलत होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।